दास मौर्य इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय रहा है और काफ़ी अग्रणी रहा है शुरू से ही। लेकिन अब यहाँ पर आज हमने आकर देखा, कार्यक्रम भी देखा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और स्कूल का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है और बहुत सारी यहाँ पर हमने परिवर्तन देखे, बहुत से परिवर्तन हो गए हैं। तो परिवर्तनशीलता जो है वो प्रकृति का नियम है और जो परिवर्तन नहीं करता है वो पिछड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस विद्यालय में काफ़ी सालों बाद बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने के लिए मिले, तो हमें और जानकारी प्राप्त करते हैं भूदेव जी से। पहली बात तो ये है कि मैं शहरी क्षेत्र का व्यक्ति नहीं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ और मुजफ्फरनगर में वास्तव में लगभग 35 साल से मैं प्रधानाचार्य के पद पर रहा। मूलतः बिजनौर जनपद में ही हिमपुर दीपा नामक गांव है, वहाँ का मूलतः रहने वाला हूँ। हम लोग कृषक हैं, खेती हमारा व्यवसाय है। हमारे सामने एक प्रस्ताव आया, चूँकि इस विद्यालय की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। जो इसका पुराना प्रबंध तंत्र था वो मेरे बहुत सहयोगी थे और पुराने परिचित थे। उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई साहब, चूँकि मैं थोड़ा आयु में भी अधिक हो गया हूँ, आप इस विद्यालय को यदि संभाल सकते हैं तो संभाल लें। मैंने बहुत सोच विचार करके ये निर्णय लिया कि ये चूँकि क्षेत्र बहुत अच्छा है और विद्यालय भी चूँकि विद्या भारती से जुड़ा हुआ है और विद्या भारती के विद्यालय में ही मैं लगभग 35-36 साल मैंने काम किया, तो क्यों न हम सेवानिवृत्ति के बाद एक समाज की सेवा करें और वो समाज की सेवा विद्यालय के रूप में। हम लोगों ने फिर तय किया कि भाई ये चूँकि क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में इस विद्यालय की जिम्मेदारी हम लोगों ने वहन की। तब से ही हम निरंतर इसके विकास में लगे हुए हैं। आप देख भी रहे होंगे कि इस विद्यालय का कायाकल्प पहला आपने देखा होगा, वो आज बिल्कुल एकदम विपरीत है। चूँकि हम लोगों ने सबसे पहले इस विद्यालय की रंगाई पुताई, इस विद्यालय की प्रयोगशालाओं में सामग्री, विद्यालय में 4 कक्षों का नवीन निर्माण और बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब, माने आज भी हम इस प्रयास में हैं कि बच्चों को जिन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं वो बालकों को मिले। उस नाते मैं और मेरा पूरा परिवार वो इस काम में लगा हुआ है, इसके विकास में। और हमारा निश्चित रूप से ये एक सपना भी है कि हम इस विद्यालय को, इस क्षेत्र का एक आदर्श विद्यालय बनाएंगे। जी, तो जैसा अभी कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट सुनी कि आगे क्या क्या होगा। तो अभी यहाँ जो नर्सरी से लेके क्लास 2 है, तो वहाँ तक कहा गया कि फुली डिजिटल हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। तो ये असल में क्या है कि NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2022-23, 2021 से है वैसे, लेकिन उसमें स्टेप है। पहला स्टेप है उसमें ये सेकंड क्लास माने 8 साल तक की आयु है। तो हमने ये विचार किया, यदि हम इस विद्यालय का एकदम पूरा इंग्लिश मीडियम कर दें तो संभवतः नहीं चल पाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम का विद्यालय चल रहा है। हमने उस NEP को ध्यान में रखते हुए एक पहला स्टेप हम शुरू कर रहे हैं और उसी स्टेप को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। जी, ये तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न ये था, जो ये विद्या मंदिर, शिशु मंदिर होते हैं, हाँ। तो ये ज़्यादातर संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, संस्कृत के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर बच्चे अपनी शिक्षा के साथ साथ संस्कृति से भी जुड़ते हैं। तो क्या इंग्लिश मीडियम होने से कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर? इंग्लिश मीडियम होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इस समय 36 विद्यालय हमारे CBSE के माध्यम से चल रहे हैं, जो इंटर कॉलेज है, और उनमें सब में ये अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। CBSE का पाठ्यक्रम उनमें लागू है। तो लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना वो एक हमारा पहला पार्ट है। वो ऐसा नहीं कि हमने विद्यालय इंग्लिश मीडियम कर दिया तो हमने वो अपने जो संस्कार हैं या अपने जो महापुरुष हैं हम उनको कोई भूल जाएंगे। वो हमारा पहला पार्ट है। इंग्लिश मीडियम के साथ है वो शिक्षा। देखिए, भाषा सीखना कोई खराब नहीं है। भाषा तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को जितनी भी भाषाएं सीख ले उतना अच्छा है। इसलिए हमने वो पक्ष हमारा सदैव जुड़ा रहेगा और विद्या भारती की भी जो कल्पना है उसको हम साकार करते रहें। तो आगे के लिए क्या क्या योजना किया था कि हमारा ध्येय है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, और उसके नीचे एक पायदान पे भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। तो इंग्लिश मीडियम एक पहला स्टेप है। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी की जाएं। अभी इंडस्ट्रियल मार्केट, जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं
वो आगे भविष्य में सिर्फ 12वीं तक उनका कैरियर नहीं बनाना, हमारा प्रयास है कि उनका जब वो यहाँ से निकलें तो वो एक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। उसके लिए उनके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, उनको जॉब रिलेटेड ऐसी क्या कंडीशनिंग हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, वो सब हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट के साथ साथ अपनी एजुकेशन में इनबिल्ड करें, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए उनको माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो हमारा पूरा फोकस होगा कि बच्चों को भविष्य की 21वीं सदी के लिए हम लोग तैयार कर सकें। तो जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो इतने अधिक धनाढ़ नहीं है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि कुछ दिक्कतें आगे आ सकती हैं? देखिए, सामाजिक संस्था के तौर पे हमारा ये मानना है कि विद्यालय कभी भी कमर्शियल रूप से नहीं चलने चाहिए। शिक्षा सिर्फ व्यावसायिक रूप में नहीं हो सकती। तो हमारा मानना है समाज और स्कूल दोनों के सहयोग से ही ये संभव है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जो मिनिमम कॉस्ट में हम ये सारी सुविधाएं बच्चों को दे सकें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या हमें मॉडर्नाइजेशन करना है वो हम प्रोवाइड करें। और जैसा मैंने बताया, समाज के सहयोग से ये सब चीज़ें आगे बढ़ती ही हैं और हम बड़े उत्साहित हैं। समाज जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहा है, तो हम लोग पूरी तरीके से आशावान हैं कि ये हमारे लिए चैलेंज नहीं रहेगा। हम लोग समाज के सहयोग से इसको मैनेज जरूर कर देंगे। तो देखिए, बातें बहुत सारी हैं क्योंकि स्कूल में इतने सारे परिवर्तन हो चुके हैं यहाँ पर कि अगर बातों को हम शुरू करें या सवाल रखें तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जो डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पर या जो योजनाएं रहेंगी उससे आपको हम अवगत कराते रहेंगे। लेकिन फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले, तो आप सभी को विद्या मंदिर और शिशु मंदिर में ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए।